देश और दुनिया में बड़ी बड़ी योजनाएं बनती है समाज को दिशा दिखाने के लिए, और वो योजनाएं बनाने के लिए जरूरत होती है किस बात की? जरूरत होती है सामाजिक विज्ञान पर बड़े बड़े शोध करने की। इसके लिए अपने देश में मुख्यतः दो बड़े संस्थान हैं, एक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज और दूसरा हमारे तीर्थराज प्रयाग में स्थित है गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, यानी जीबी पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट। आज हम खड़े हैं गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान के मुख्य द्वार पर। आइए आज हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ गोविंद बल्लभ पंत संस्थान में क्या कुछ संपादित हो रहा है, कैसे क्रियान्वित किया जा रहा है, क्या योजनाएं बन रही हैं, क्या शोध हो रहे हैं और उन्हें किस तरह भारत सरकार की मदद के लिए सहेज संवार के प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आइए अंदर चलते हैं। हेलो सर, वेलकम। कैसे हैं? मैं एकदम ठीक हूँ, आप ठीक हैं? मैंने आपको बताया था कि मंथन के नए सेगमेंट का आगाज हम कर रहे हैं शिक्षण संस्थानों की कवरेज से। आज हम आप पहुंचे हैं गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज में, और इस समय हमारे साथ हैं इस संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी केशव उपाध्याय जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका मंथन के इस एपिसोड में विशेष रूप से। और इससे पहले कि हम आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करें केशव जी, हम चाहेंगे कि पहले आप थोड़ा सा अपना कैंपस हमें दिखाएं हमारे दर्शकों के लिए कि हमारे इस कैंपस में कहाँ क्या कुछ गतिविधियां चल रही हैं। थैंक यू सर, वार्म वेलकम आप सभी का। अच्छा लगा कि आपकी टीम आई और ये एक विशेष प्रोग्राम आपने मंथन के द्वारा शुरू किया। आइए चलते हैं कैंपस से। ये वो है महान विभूति की प्रतिमा यहाँ स्थापित, जिनके नाम पर इस संस्थान की स्थापना की गई है, भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत। ये एक ऐसे सामाजिक पुरोधा थे जिन्होंने अपने समय में अनेकानेक युक्तियां लगा करके देश को और अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी योजनाएं शुरू की थी जो आज भी शोध के साथ साथ क्रियान्वित की जा रही है, और मुख्यतः शोध ही इस संस्थान का ध्येय है। मैं सही कह रहा हूँ केशव जी? एकदम सही कह रहे हैं आप। पंडित जी की स्मृतियों में आप जब भी पुरानी आर्काइव्स देखेंगे या जो भी लिटरेचर उपलब्ध है वो देखेंगे, आप पाएंगे कि पंडित जी ने जितने भी काम किए वो एक सोशल रिफॉर्म बनकर निकले। जिस समय भारत आजाद हो रहा था उस समय भारत के आजादी से रिलेटेड लोगों ने नारे तो लगाए, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि आज़ादी के बाद उनको क्या प्राप्त होगा। तो ये इस देश के फोर फादर्स की जिम्मेदारी बनी, जिसमें पंडित जी भी शामिल थे, कि वो किस तरह से देश को प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त करें। इसमें एग्रीकल्चर भी था, इसमें सोशल रिफॉर्म्स भी थे, भू आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन रहा, और इन सब चीज़ों को लेकर के हमारे फोर फादर्स ने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना करी। कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा भी जो जमीनी पे कार्य होना था उस कार्य को करने के लिए पंडित जी जैसे लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरकार ने इसको अपने संज्ञान में लेते हुए पंडित जी के नाम पर 1980 में इस संस्थान की स्थापना रखी, और ये संस्थान जो है अनुसंधान केंद्रित रहा। 2005 में जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय केंद्रीय हुआ जी तो उस समय पर यह संस्थान ICSR से निकल करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पार्ट बना। अभी बताया हमको उपाध्याय जी ने कि MBA RD, कुछ लोगों को हो सकता है इसमें लगे कि भाई MBA RD क्या है। MBA रूरल डेवलपमेंट, विशेष रूप से कृषि प्रधान देश तो है ही, आज भी 76% से अधिक जनता हमारे देश की गांवों में ही निवास करती है। तो ऐसे सूरत हाल में जो कुछ भी अगर योजना बननी है उनको अगर मद्देनजर न रखा जाए तो मेरा ख्याल है शायद उस योजना के साथ भी अन्याय हो जाएगा। ये अकादमिक संस्थानों का जो कार्य है वो केवल
किताबों तक सीमित नहीं होना चाहिए। जी जमीनों पे जितनी भी योजनाएं बनती हैं, जी जी, उनके बनने में अगर अकादमिक संस्थाएं पीछे रह जाएंगी हाँ, हाँ। तो मुझे लगता है कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के होने के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है। बिल्कुल सही बात है। अगर ये संस्थान नहीं होंगे तो हमारे पास वो गाइडलाइन नहीं होगी, वो तथ्य नहीं होंगे जिनके आधार पर हमें उन संस्थानों को खड़ा करना है, जिन वो योजनाएं जिनसे हमारा देश चलता है, हमारा प्रदेश चलता है। हमें जानकारी मिली थी कि मनरेगा जैसी योजना, जो इस समय देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी योजना, ऐसा मिशन बन गया जिसमें संभवतः 25 करोड़ या क्या संख्या बताई गई कि इतने से अधिक रोजगार सृजित किए जा चुके हैं। न केवल उसमें बल्कि आज भी लाखों रोजगार सृजित हो रहे हैं। निश्चित ये तौर पर गोविंद वल्लभ पंत इंस्टीट्यूट की ही देन थी मनरेगा, जहां तक मेरी जानकारी है। इस संस्था में काम करने वाले जो पुराने सोशल जी। साइंटिस्ट रहे हैं, जी एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहे हैं, या जिन्होंने कल्चर के ऊपर काम किया है, जी, उन्होंने इस बात को पूरी तरह से आत्मसात किया कि अकादमिक संस्थाएं सरकार की योजना बनाने में जी, जितनी हृदय स्पर्शी और जितनी मर्म स्थापित करने वाली अनुशंसा दे सकें, जो कि जमीन पे उतारना भी जिनको आसान हो, और उतारने के अलावा जो वल्नरेबल सोसाइटी है उस वल्नरेबल सोसाइटी को पूरी तरह से संतुष्ट कर सकें। और यहाँ के पुराने प्रोफेसर्स ने, पुराने लेक्चरर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। निश्चित तौर पर ये बात आपने सही कही कि जो मनरेगा था उसका ड्राफ्ट यहाँ तैयार किया गया था। अच्छा, इसके अलावा जी, आप पीछे देख पाएंगे एक मानव विकास संग्रहालय बनाया गया है। अरे वाह, ये हम लोग संग्रहालय बातचीत करते हुए यहाँ पहुंचे। गोविंद वल्लभ पंत इंस्टीट्यूट के अंतर्गत स्थापित मानव विकास संग्रहालय, जिसमें क्या है, कैसे है, क्यों है, ये सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी केशव उपाध्याय जी। आइए। कुल 4 गैलरी स्थापित की गई हैं। जी, ये 4 गैलरी अलग अलग समय पे जो रिसर्च किया गया, उस रिसर्च का जो आउटकम था, हाँ, उसके आधार पर स्थापित की गई हैं। अच्छा अच्छा। ये गैलरी के लिए जो फंडिंग थी वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने उस समय मुहैया कराई थी, जिस समय माननीय श्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अच्छा, ये जो पहली गैलरी है, ये पहली गैलरी मानव के विकास का एक जो प्रतिमूर्ति हम एनसीईआरटी की किताबों में देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके हिसाब से तैयार की गई थी। और इस गैलरी का उद्देश्य जो है वो ये है कि मानव अपने जीवन में आदि मानव से मानव बनने की जो पूरी प्रक्रिया थी, उसमें कला का, शिल्प का और विभिन्न चीज़ों का क्या रोल था, उसको दर्शाया गया है। आप देख पाएंगे एनसीईआरटी किताबों में, जैसे हम भीमबेटका की कहानियाँ पढ़ते हैं और वो म्यूरल्स देखते हैं, जब इंसान गुफाओं में रहता था, चित्रकारी करता था, उस चित्रकारी के क्रम में किस तरह की चीज़ें सामने आई जो हमको कई वर्षों बाद पता चली। इसके अलावा कुछ उनके द्वारा आर्टिस्टिक चीज़ें जो वो बनाया करते थे, कुछ गुफाओं में, कुछ भोजपत्र पे, कहीं शिलालेख अपना किया करते थे। ये पूरा एक वो दृश्य है। उसके ऊपर साथ में जनजातीय समुदाय की अगर हम आर्ट जोड़ें तो ये बांस की कलाकारी जो झारखंड के आसपास बहुत फेमस हुआ करती है। ये बांस की बनी हुई? जी, ये बांस की जड़ों की है। ये जरा आप जूम करके दिखाएं दर्शकों को, जरा देखिए खासतौर पे क्या खूबसूरत कलाकारी है। साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि बांस की जड़ का हिस्सा है। ये जड़ के हिस्से को लेकर के उस पर कलाकृति उकेरी गई है। इसके बारे में यहाँ डिटेल भी दी गई है। इन कलाकृतियों के बारे में जो कुछ भी यहाँ दिख रहा है, इसमें प्राचीन काल में भारत में बांस बड़े पैमाने पर उगाए जाते थे। बौद्ध भिक्षु इन्हीं बांसों से बने चप्पल, संरखनी और कर्मकांड के अनेक उत्पादन प्रयोग करते थे। तो ये सब वही यहाँ दिखाए गए हैं, दर्शाए गए हैं। खूबसूरत कलाकारी का नमूना उस कालखंड में। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस कालखंड की चीजों को आज के परिदृश्य में लाने के लिए जो स्कॉलर्स का प्रभाव रहा है, जो उन्होंने जमीन पे जाके काम किया है। मॉडर्न सोसाइटी में लोग एसी घरों में रहना स्वीकार करते हैं, कंफर्टेबल लाइफ स्वीकार करते हैं, 9 से 5 की सर्विस स्वीकार करते हैं। ऐसे में एक रिसर्च स्कॉलर, अच्छा रिसर्च स्कॉलर वही होता है जो गांव में जाए, पसीना बहाए, आदिवासियों द्वारा और जो वल्नरेबल सोसाइटीज हैं उनके द्वारा काम जो हुए हैं, जो वर्षों से चले आ रहे हैं, जिसपे उनकी पूरी सभ्यता आधारित है, उसको ला करके शोकेस करें
ताकि यहाँ शहरों में रहने वाले लोग आए, देखें और सीखें कि किस तरह से अपना जीवन यापन किया जा सकता है बिना एसी में रहे। ये कुछ मृद भांड जो हम पढ़ते हैं, ये मृद भांडों के अलग अलग जगह से लाए हुए नमूने। अच्छा, यहाँ भी खूबसूरत ये सब जितने भी नमूने यहाँ एकत्रित किए गए हैं, देखिए देखते ही लगता है जैसे कुछ अलग सा आकर्षण है इनमें, एक अलग सा खिंचाव सा लगता है। क्यों? बिल्कुल सही क्यों? है सर। इसलिए कि यही तो वो चीजें हैं जो हमारी अपनी माटी से जुड़ी हैं, हमारी अपनी मिट्टी से बनी है। और मिट्टी वो चीज है, उसमें इतनी ताकत है कि वो अपनी जड़ों को, हमारी जड़ों को आपस में समेटे, उन्हें एक साथ समायोजित करते हुए नौ पुष्प नौ वृक्ष पल्लवित करती रहती है। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं अभी और भी शायद इसकी कोई वीथिका बची है। दूसरी गैलरी है। आइए, इस गैलरी का नाम है विदेशिया गैलरी। विदेशिया गैलरी, ये भोजपुर प्रांत की कहानी है। जो गिरमिटिया दिखाए जाते थे, वो इसके प्रवेश द्वार पे आपने जो अंकित करवा रखा है, काहे गैले विदेश, उससे ही पूरी सूचना मिल जाती है इस बात की कि कुछ पूर्वांचल से संबंधित चीजें यहाँ हमें देखने को मिली। आप देखेंगे कि एक म्यूरल्स यहाँ पर जो है गाना गाता हुआ लगाया गया है, जो विदेशिया कथा को संबोधित कर रहा है। विदेशिया दरअसल एक लोक शैली हुआ करती थी जी, गायन की जी। और पूरा भी नहीं, ये अपना पूर्वांचल ही नहीं, बिहार, बंगाल, आसाम के कुछ क्षेत्रों में पुराना बहुत बड़ा एक भूभाग है जिसपे विदेशिया शैली के आज भी वो लोग गायन में शामिल हैं। पुराना कहा जाए तो अवध प्रांत, बिहार प्रांत और बंगाल प्रांत, ये जब मिलता था तो विदेशिया गायन यहाँ बहुत फेमस हुआ करता था। इस गैलरी की जो कहानी है वो प्रवसन से रिलेटेड है। अंग्रेजी सरकार या अंग्रेजी हुकूमत के लोग जो यहाँ आए, उनके अपने देश में तो बेगार को मना कर दिया गया था, लॉ के द्वारा वहाँ पूरी तरह से बेगार करना मना था। लेकिन जो लाट साहब लोग यहाँ आए और जिनको रहने की आदत पड़ गई, 50 लोगों से पैर दबवाने की आदत पड़ गई, उन्होंने जबरन यहाँ से प्रवसन कराया। और ये प्रवसन कराना चूंकि सस्ता था तो वो यहाँ से कलकत्ता की तरफ लोगों को भेजे, लाखों की संख्या में भेजे, जबरन भेजे गए। भेजने के बाद उनकी ये दशाएं बताई गई कि आप किसी भी तरह से जो है उन देशों की तरफ जाइए जो अंडररेटेड देश उस समय थे। कुछ आर्टिफैक्ट्स लेकर के आए गए, हमने अपने घरों में भी देखे जी। दादन समय पे पोटली हुआ करती थी, संदूक हुआ करता था, उसमें कुछ आर्टिफैक्ट्स होते थे। पीछे हम देखेंगे तो कलकत्ता की कहानी दिखाई देगी, जहाँ से पानी के जहाजों में भरकर लोगों को माइग्रेट कराया गया। ऐसी स्थिति में ये इस तरफ जो ये दृश्य दर्शाए गए हैं, ये पानी के जहाजों पर लाद कर, जैसा बता रहे हैं उपाध्याय जी, कि कैसे वो सब भेजे जाते थे। कहानी आगे चलती है, लोग यहाँ से बाहर गए। बाहर चूंकि वहाँ से बेगार कराया जाता था, उनके बड़े बड़े फार्म होते थे, गन्ने के खेत हुआ करते थे। लेकिन जैसा कहा जाता है, हमारे बड़ों ने भी समझाया कि समय सबका बदलता है। जिन अंडररेटेड लैंडस्केप में उनको बसाया गया था, वहाँ उन्होंने धीरे धीरे अपना काम करना शुरू किया, क्योंकि इंडियंस आर वेल नोन फॉर देयर लेबर। तो उन्होंने धीरे धीरे अपना काम किया, अपने आप को एस्टेब्लिश किया। जी। स्थिति यहाँ तक आ गई कि आज उन देशों की जो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप है, वहाँ वो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बन के उभर रहे हैं। क्या? लेकिन उन्होंने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा। पीछे आप देखेंगे तो ये सारी उनकी संस्कृति के परिणाम सूचक है, जो आज भी हम अपने घरों में देखते हैं। चाहे वो जामा जोड़ा पहन करके शादी करना हो, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटल फैक्ट्स जो आज हमारे घरों में बजाए जाते हैं। आप इनकी बुक शेल्फ देखेंगे तो आपको क्लियर कट दिखाई देगा कि उसमें रामायण और महाभारत की किताबें लगी। ये यहाँ ले आके विशेष रूप से ये देखिए, उस कालखंड के लाइब्रेरी के चित्र हैं। बिल्कुल, ये आज के ताज़ा चित्र नहीं है, ये उस कालखंड के चित्र आपको दिखाए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये गैलरी 2004 के आसपास इस्टेब्लिश की गई थी जी। तो उस समय जो रिसर्च किया गया, वो उस समय जो रिसर्च निकाला गया, वो रिसर्च में ये पाया गया कि यहाँ से जो लोग माइग्रेट हुए वो भले सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में गए, लेकिन उन्होंने वही परंपरा फॉलो करी जो परंपरा उनके एंसेस्टर्स ने उनको सिखाई थी। हम आज भी जो है भोजपुर या कहें पूर्वांचल में गांव में जब शादियां होती हैं तो घोड़ा नाच की प्रथा होती है। ये सारे आर्टिफैक्ट्स उसी संदर्भ में लगाए गए हैं।
उसी संदर्भ में दिखाए गए। ये सब देख करके वाकई याद आ जाती है उस दौर की कि हम कुछ भी हो जाएं, कहीं भी चले जाएं, किंतु हमारा वो दौर आज भी कहीं न कहीं हमारे साथ चल रहा है, परिष्कृत होकर के चल रहा है, यही परिमार्जित होकर के चल रहा है। यही वैल्यूज हैं जो हमको हमारे एंसेस्टर्स ने दी हैं। और मुझे लगता है कि जो पेड़ अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है उसको कभी खनिज पदार्थों की कमी नहीं होती, वो सर्वदा आगे बढ़ता रहता है। ये नगड़िया, ढाप, ढोलक, डमरू, नगड़िया खासतौर पे, अब तो नौटंकी शैली आज लुप्त प्राय शैलियों में से एक हो गई। विशेष रूप से नगड़िया का इस्तेमाल उसी में ज्यादा होता था। इधर सारंगी आपको दिखाई पड़ रही है, तबला, करताल भी दिख रहा है, बीन भी है, बांसुरी भी है, ढपलियों के कई मॉडल्स दिखाई पड़ रहे हैं और हारमोनियम भी रखी है, घुंघरू भी है, मंजीरा भी साथ में रखा हुआ है। विदेश में जाने के बाद भी इन चित्रों के माध्यम से हम देख पाएंगे कि लोगों ने अपने पारंपरिक जो संगीत यंत्र हैं, वाद्य यंत्र हैं, उनको जो है प्रयोग किया। और जैसा हम अक्सर मंगलवार या शनिवार को बैठ करके राम कथा का नाम करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं जी, इन स्थितियों को इन लोगों ने छोड़ा नहीं। इन स्थितियों में ही ये लोग कंटिन्यू करते रहे। ये कुछ आर्टिफैक्ट्स लगाए गए हैं, भले वो विदेश में थे, इसी तरह से रहते थे, लेकिन जब घर की याद आती थी तो इसको काला पानी की तरह समझते थे। सात समुंदर पार जाते थे, उनके गांव में उस तरह तुलसी रहती थी, उसी तरह दिए रहते थे। बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ सहेज संवार कर ये सारे आइटम्स रखे गए हैं और बड़े ढंग से इनको यहाँ संरक्षित किया जा रहा है। उपाध्याय जी, अभी हमारी निगाह पड़ी थी यहाँ यहीं कहीं पर कुंभ गैलरी जी, ये कुछ अलग विशेष रूप से इस कुंभ से संबंधित? वर्ष 2025 में जब सरकार ने यह संकल्प लिया कि एक भव्य कुंभ किया जाएगा, जी जी, उस परिदृश्य में जीवी पंत, चूंकि सोशल साइंस का इंस्टीट्यूट है जी, इसको 2 प्रोजेक्ट दिए गए। ये दोनों जो प्रोजेक्ट थे, उस प्रोजेक्ट को इंगित करने के लिए यहाँ पर एक गैलरी स्थापित करी गई। और ये जो दोनों प्रोजेक्ट थे, ये प्रोजेक्ट महा अखाड़ों पर और अखाड़ों की जो अपनी शैली है, काम करने की शैली है, अच्छा, उसमें जो लोग होते हैं जी, उसमें जिस तरह का वातावरण होता है, जिस तरह का हायरार्किकल स्ट्रक्चर काम करता है जी, उसको पूरी तरह से एक डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए ये प्रोजेक्ट दिया गया था। ये बहुत बड़ा काम गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट कर रहा है, क्योंकि अखाड़ों की परंपरा, अखाड़े वस्तुतः सनातन रक्षा के वो सिपाही, जब उस कालखंड में आदि शंकराचार्य जी जिस जमाने में थे, और याद कीजिए वो दौर विदेशी आक्रांताओं का किस तरह हर उपक्रम चल रहा था कि क्या कुछ करके देश को किसी तरीके से गुलाम ही बनाया जाए। उस दौर में उन्होंने एक ऐसा विंग बनाया था जिसको रक्षा का भार सौंपा गया था सनातन धर्म की। ये नागा साधुओं का अखाड़ा तो मूलतः तो वैष्णव अखाड़े, शैव अखाड़े, उदासीन अखाड़े, ये सब परंपरागत रूप से, लेकिन इनकी अलग अलग भूमिकाएं थी। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें आपके इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से मेरा ख्याल है कि हमारे दर्शकों तक पहुंचेंगी, जिनमें जिज्ञासा अब रहती है कि अखाड़ों का इतिहास आखिर है क्या। और इस गैलरी का जो पूरा का पूरा थीम है वो ये है कि गंगा के आसपास जीवन कैसे प्रफुल्लित हुआ, और उस जीवन के साथ जो लोग वहाँ रहते हैं, जब तक ये गंगा सागर में नहीं मिल जाती तब तक वहाँ का जो कल्चर है वो कैसे डेवलप हुआ, ये उस गैलरी का पूरा थीम है। क्या बात है। ये भी बद्री सर का ही काम है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। आप देखेंगे गंगा गोमुख से निकलती है और इस गैलरी के अंत में आप देखेंगे कि गंगा सागर में जाके मिलती है। अच्छा। लेकिन इस फैक्ट के अलावा कई सारे ऐसे फैक्ट हैं जो दुनिया से अभी भी अनछुए हैं, जिनको यहाँ के रिसर्च स्कॉलर ने, यहाँ की फैकल्टीज ने काम करके दिखाया। वो इस म्यूजियम में आपको देखने को मिलेगा, इस गैलरी में देखने को मिलेगा। गोमुख से निकलने के बाद ये गंगा जैसे जैसे आगे बढ़ती है, इसके आसपास का जनजीवन कैसे गंगा से प्रभावित होती है और गंगा उससे कैसे प्रभावित होती है, यह आपको दिखाई देगा। जो कल्चर है, जो हेरिटेज है, वो किस तरह से बढ़ता है, चाहे वो अलकनंदा का भागीरथी से मिलना हो, चाहे उसके बाद हरिद्वार आना हो, लक्ष्मण झूला और राम झूला का दिखाना हो, उसके आसपास जो हमारी आश्रम पद्धति है, उस आश्रम पद्धति में किस तरह से
पठन पाठन का कार्य होता है, हरिद्वार का कुंभ कैसे लगता है। अभी हमने रिसेंटली प्रयागराज का महाकुंभ देखा। ये आर्काइव से निकाली हुई कुछ फोटोग्राफ्स दिखाती हैं कि हरिद्वार का भी कुंभ कितना इनलार्ज होता है, अखाड़ों की क्या उसमें भूमिका रहती है। या कांवड़िया यात्रा जो हम प्राइमरी रूप से देखते हैं पूर्वांचल में दिखती है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये सिर्फ पूर्वांचल तक सीमित है, ये गंगा के किनारे कांवड़ यात्रा का संबंध मूलतः गंगा से है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो कानपुर का जो चर्म उद्योग है वो गंगा के किनारे कैसे पनपता है, कैसे लोग वहाँ काम करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पूरी सांस्कृतिक धरोहर है गंगा, यह एक नदी नहीं है। इस पूरी सांस्कृतिक धरोहर के आसपास आपको कुंभ दिखाई देगा, प्रयागराज दिखाई देगा, प्रयागराज का किला दिखाई देगा। ये 2001 के आसपास की आर्काइव से निकाली गई फोटोग्राफ्स हैं जो 2001 का कुंभ लगा था। इधर साइड में अगर अपने दर्शकों को दिखा पाए कि इकोलॉजिकल एस्पेक्ट में भी जो हम साइबेरियन पक्षी बोलते हैं जो ठंडी के समय प्रवसन करके आते हैं, उनका भी एक परिमार्जित चीजें दी गई हैं। इवन डॉल्फिन का एक जो है यहाँ पर वो रखा गया है, क्योंकि गंगा शुद्ध पानी का कलेक्शन हमेशा से रहा है और ऐसे रिजर्वायर में डॉल्फिन आती हैं। आज की डेट में हम ये पैरामीटर बोलते हैं कि वहाँ डॉल्फिन दिखाई दी, इट मींस कि पानी साफ है। गंगा में डॉल्फिन दिख जाती है, ये इस बात का द्योतक है कि गंगा का जल स्वच्छ हुआ है। बिल्कुल, पहले की अपेक्षा कुछ साफ हुआ है, तभी अब डॉल्फिन दिखने लगी है गंगा में। बनारस की सांस्कृतिक धरोहर से हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सोन नदी आकर के मिलती है और वहाँ बालू का खनन होता है। इसके अलावा पटना में गोलघर दिखाया गया और सोनपुर का मेला जो बहुत फेमस है, पशु मेला विशेष रूप से, ये तो देश दुनिया में उसको भी कवर किया गया है। तो गंगा कहीं से भी छूटी नहीं है इस परिदृश्य में कि जैसा भी कल्चर डेवलप हुआ है उस सारे कल्चर को यहाँ पर संकलित किया गया है। ये यहाँ के स्कॉलर्स के द्वारा काम किया गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण काम। आगे चल करके कलकत्ता का दृश्य दिखाया गया है। कलकत्ता में दुर्गा पूजा जो बहुत प्रोमिनेंट होती है, उसके आसपास की जो जीवन शैली है, किस तरह से मछुआरे वहाँ पर काम करते हैं और फाइनली गंगा जाकर के गंगा सागर प्रवाहित हो जाती है। गंगा सागर का भी मेला बहुत फेमस है। गोमुख से निकलकर गंगा सागर में समाने तक की गंगा की संपूर्ण यात्रा गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक संस्थान के इस संग्रहालय की इस वीथिका में संक्षेप में समाहित कर दी गई है। कुल मिलाकर के बहुत आनंद आया उपाध्याय जी आपके इस म्यूजियम को देखकर। विशेष रूप से म्यूजियम के अतिरिक्त और क्या विशेष इस संस्थान में ऐसा है जो हमारे दर्शकों तक दृश्य जिसके पहुंचाए जा सकते हैं? संस्थान के स्कॉलर्स के द्वारा एक इसी म्यूजियम में एक सेपरेट डिवीजन है, जिसको DRC बोलते हैं, दलित रिसोर्स सेंटर। वहाँ विशेष रूप से दलित साहित्य के ऊपर जितना काम किया गया है उसके पूरे कलेक्शन है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ताकि मैं बता रहा था दलित रिसोर्स सेंटर के बारे में, तो ये एक सेंटर स्थापित किया गया था यहाँ के स्कॉलर्स के द्वारा, यहाँ की फैकल्टीज के द्वारा। और इस सेंटर में आप जितना साहित्य पाएंगे वो दलित केंद्रित पाएंगे। इस सेंटर की भूमिका ये है कि यहाँ जितने भी नवाचार हुए हैं या जितने भी पुराने साहित्य लिखे गए हैं जो कि दलित केंद्रित रहे हैं या उस सोशल रिफॉर्म की याद दिलाते हैं कि किस तरह से एक बड़ा आंदोलन सोसाइटी की उस वल्नरेबल पार्ट द्वारा किया गया, जिसको आज की डेट में हम इस दृश्य से देखते हैं कि उसको रिजर्वेशन की आवश्यकता है। रिजर्वेशन की आवश्यकता तो बाद में आती है, लेकिन आप आज़ादी के पहले अगर जाएंगे तो हम सब एक ही थे, एक साथ ही काम कर रहे थे। सोसाइटी हर समय पर हर भाग में बटी हुई है, उसको केवल जातिगत नजरिए से न देखा जाए। तो अगर आप यहाँ के साहित्यों में पढ़ेंगे और तलाशेंगे, यहाँ बहुत बड़ा कलेक्शन है। और सबसे इस कलेक्शन की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर किताबों के साथ साथ कुछ ऑडियो कैसेट्स भी रखे हुए हैं। जिसको आप सुन सकते हैं, जिनको आप सुन करके समझ सकते हैं कि वेदना जो है वो केवल किताबों के माध्यम से नहीं, संगीत के माध्यम से भी निकलती है। ये इस गैलरी का की पॉइंट है। हम ये दर्शकों की सुविधा के लिए आपसे ये प्रश्न करना चाह रहे थे कि यहाँ जैसा कि अभी आपने कहा, ये प्रश्न अभी इसीलिए दिमाग में आया, ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि आपने कहा कि कोई देखना चाहे कि कैसे क्या कुछ लिखा पढ़ा गया है उस कालखंड में, दलित साहित्य में क्या कुछ है, तो वो यहाँ के देख सकता है। तो ये प्रश्न यहाँ पे दिमाग में आया कि ये
कैसे यहाँ आकर के उसके लिए क्या उसको करना होगा? अगर कोई रुचि रखता है, मान लीजिए वो आपके यहाँ का स्कॉलर नहीं है, कोई बाहरी व्यक्ति है, उसकी रुचि है, वो जानना चाहता है कि क्या कुछ कैसे घटित हुआ था या क्या कुछ समाया है इन किताबों में। आपके पुस्तकालय में भी जो और पुस्तकें यहाँ उपस्थित होंगी, तो उसमें क्या, उसके लिए क्या कुछ उसके लिए जरिया दिया? पहले तो किसी भी को पढ़ने का हक है, ठीक है, पढ़ाई के हक से वंचित नहीं किया जा सकता। अगर उसकी रुचि है, जैसा मैंने आपको म्यूजियम में दिखाया कि एक टोकन धनराशि देकर के 5 रुपए की टोकन धनराशि देके कोई म्यूजियम विजिट कर सकता है। अच्छा। उसी तरीके से अगर संस्था को अपना एप्लीकेशन देता है कि हमको 2 महीने या 3 महीने के लिए वहां पर ये स्टडी करनी है, ठीक, लेकिन पहले संस्था में ये प्रमाणित होना आवश्यक है कि क्या उसकी जो रुचि है वो जेन्युइन है कि नहीं। अगर संस्था ये पाता है कि जेन्युइन रुचि है तो उसी तरह की एक टोकन राशि दे करके वो अपना अध्यापन का कार्य। तो विशेष रूप से ये आप लोगों के लिए रोचक है जानकारी कि आप में से कुछ हो सकते हैं हमारे ऐसे भाई बंधु जिनकी रुचि हो ये जानने की कि आखिर उन वेदिकाओं में क्या है। यहाँ दलित साहित्य का जो ये खजाना रखा हुआ है, यहाँ के पुस्तकालय में एक से एक दुर्लभ पुस्तकें आपको मिलेंगी। अभी हम चलेंगे, आपको पुस्तकालय भी दिखाएंगे। वो अगर आप देखना चाहें, पढ़ना चाहें तो बहुत आसान सी प्रक्रिया है। वो आप आइए, यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर केशव उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, इनसे संपर्क कीजिए, इनके मातहतों से संपर्क कीजिए, प्रक्रिया उसका पालन कीजिए और आप यहाँ भी आ करके अध्ययन कर सकते हैं। वास्तव में अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं जी। और इधर ये अगर दलित साहित्य की बात हो और उसमें इस चित्र का हम लोग जिक्र न करें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो नाम जिसने देश को न जाने क्या क्या दिया है। आज राजनीति करने के लिए उनके नाम पे तमाम संगठन, राजनीतिक दल पता नहीं क्या क्या शगुफेबाजी करते हैं। और मेरा उन सबसे एक आग्रह है कि कृपा करिए, कृपया पढ़िए इनको। इन्होंने लिखा क्या है, इन्होंने रचा क्या है, वो पढ़िए। वो पढ़ लेंगे, आप सच मानिए आप कितना परिष्कृत हो पाएंगे हमें नहीं पता, किंतु देश का कल्याण निश्चित होगा अगर आप केवल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लिखा साहित्य पढ़ लेंगे। बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा आपका देश के ऊपर। कृपा करके इस दिशा में विचार करें। आइए, जैसा कि आपने बाकी तीनों गैलरी में देखा कि तीनों गैलरी थीमेटिक हैं। हाँ। ये गैलरी थीमेटिक नहीं है। ये गैलरी मिक्सचर में बनाई गई है। यहाँ मॉडर्न आर्ट जो आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देख पा रहे हैं, प्रयागराज का जो लोकल एरिया है जहाँ पर जिस तरह से लोग रहते हैं उसका एक मिक्सचर दिखाया गया है। तो आप इस पूरी गैलरी में पाएंगे कि प्रयागराज के आसपास जो महाकुंभ होता है, जो अखाड़े आते हैं घंटा घड़ियाल के साथ, कुंभ में किस तरह से रहते हैं, और छोटी छोटी आर्टिफैक्ट्स जो उसके पूरे संकलन में भाग देते हैं, जैसे कि मालाएं हैं, किताबें हैं, कुछ टेक्स्ट हैं, उसको दिखाया गया है। क्योंकि पंडित जी ने बहुत लंबा समय प्रयागराज में बिताया था, तो पंडित जी के कुछ अपने जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो दिखाए गए हैं। इसके अलावा नॉन वायलेंस को लेकर के गांधी जी की तरफ से जो चीज़ें थी उसका एक चित्र यहाँ पर दिखाया गया था। इस गैलरी की जो सबसे हर जगह की जो यूएसपी बोलते हैं वो आपके पीछे आपको दिख रही है कि शैव और वैष्णव परंपरा में जो टीकों की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये सारे टीके इस दीवार पर दिखाए गए हैं, जो तिलक हैं। विशेष रूप से ये देखने योग्य आप सबके लिए चित्र है। कितने प्रकार के ये टीके होते हैं, तिलक होते हैं, और आपको पता है इन तिलक और टीकों के माध्यम से ये जान लिया जाता है कि ये व्यक्ति किस शाखा से संबंधित है, किस मठ से संबंधित है, किस अखाड़े से संबंधित है, शैव है कि वैष्णव है। ये सारी चीजों का संकेत इन मस्तक तिलक में समाहित किया है। वाकई आनंद आ गया उपाध्याय जी आपका ये विशेष रूप से म्यूजियम का एरिया पूरा देख करके, कि बहुत ही, हम तो कहेंगे प्रयागराज के लोगों से और बाहर से आने वाले यहाँ जितने लोग आते हैं उनसे भी आग्रह करेंगे कि आप सब लोग अन्य स्थान जाते हैं देखने के लिए, लेकिन ये वो स्थान है जहाँ आपको आना चाहिए। गोविंद बल्लभ पंत संस्थान के अंतर्गत स्थित इस संग्रहालय को देखने के लिए अगर आप आएंगे तो निश्चय ही यहाँ से कुछ ऐसा खजाना
ले करके वापस जाएंगे तो निराशा नहीं होगी आपको लगेगा कि कुछ वाकई अच्छी चीज देखी। संस्थान के जो संस्थापक रहे हैं या समय समय पर जो लीडर रहे हैं, जी जी जी, उन्होंने इस बात को हमेशा ध्यान रखा कि संस्था में अकादमिक एक्टिविटी चलती रहे और रिसर्च और इसके साथ जनमानस भी यहाँ आए और चीज़ों से इंटरेक्ट कर सके। ऐसी स्थिति में ऐसा ना हो कि दोनों की वजह से एक दूसरे उलझ जाएं, यानी कि अकादमिक गतिविधियां उलझ जाएं। इसको ध्यान में रखते हुए आप इस प्लानिंग को देख पाएंगे कि आपका एकेडमिक ब्लॉक स्टार्टिंग में है, जिस गेट से आपने एंट्री किया वो अकादमिक ब्लॉक की तरफ खुलता है। और अगर कोई म्यूजियम की तरफ आना चाहता है विशेष रूप से, वो म्यूजियम तक सीमित रहना चाहता है, उसके लिए गेट नंबर 2 की व्यवस्था की गई। और गेट नंबर 2 से आप सीधे जो है अपने गंतव्य तक आएंगे और इस म्यूजियम को देख पाएंगे। इस जगह पे विशेष रूप से ध्यान दीजिए, ये जगह आपके देखने लायक है। और आएंगे तो यहाँ बढ़िया खूबसूरत सा हरा भरा वातावरण है। प्रयागराज जैसे शहर में अब तो कोलाहल का शहर हो चला, ये तो कभी शांति का ही स्थान हुआ करता था। ऋषि मुनि इत्यादि यहाँ भारद्वाज जी इत्यादि अपना आश्रम बना लेते थे। अब तो ये भी कोलाहल का शहर हो चला, लेकिन आज भी यहाँ गोविंद बल्लभ पंत संस्थान जैसे स्थान उपलब्ध है। ये ऑडिटोरियम भी संस्थान के पास है। दरअसल में बच्चों के सर्वांगीण विकास में कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म्स की आवश्यकता पड़ती है जी। और जितना आप सोसाइटी में आगे बढ़ते जाएंगे या अपनी उम्र में आगे बढ़ते जाएंगे, अगर आपको अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए प्लेटफॉर्म पे हेसिटेशन होता है, तो ऐसी स्थिति में कई बार आप ये फील करते हैं कि मेरा सर्वांगीण विकास नहीं हुआ। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे जो फोर फादर्स थे, संस्थान के जो फोर फादर्स थे जी, उन्होंने एक ऑडिटोरियम की स्थापना करी। कई बार हमारे जो सोसाइटीज हैं, अगर वो किसी तरह का अकादमिक पहल लेकर के आती हैं जी, कि जन जागरूकता के लिए उसकी जरूरत पड़ती है जी, तो हम वैसे में भी ऑडिटोरियम एक टोकन फीस पे उपलब्ध कराते हैं, जो संस्थान के द्वारा निर्धारित की गई। ये एक और जानकारी आप लोगों के लिए काम की आई कि अगर कोई आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, कोई अच्छा कार्यक्रम छोटा कर रहे हैं जिसमें 150-200 लोगों की गैदरिंग है, तो पंत संस्थान आइए, यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर साहब से मुलाकात कीजिए, आपकी समस्या का निदान। आइए उपाध्याय जी से जानते हैं कि क्या कुछ विशेषताएं हैं यहाँ के पुस्तकालय। आइए सर, स्वागत है आपका लाइब्रेरी में। अकादमिक संस्थानों की आत्मा होती है लाइब्रेरी, बिल्कुल, और किताबों के बिना तो अकादमिक गतिविधि को आगे बढ़ाना अपने आप में एक उसी तरह से बात करना है कि जैसे ख्याली पुलाव पकाना। बिल्कुल बिल्कुल। एंट्रेंस पे अभी हम देख पा रहे हैं कि हमारा 5 डे बुक फेयर लगा हुआ है। अच्छा, इस समय चल रहा है जी। अरे वाह, जैसे भी अच्छे मौके पे आए हम लोग। जैसी भी आवश्यकता होती है, जैसी भी डिमांड आती है, जी जी, हम सर्कुलेशन बेसिस पे अपने जो अप्रूव्ड पब्लिशर्स हैं जी, उनके द्वारा बुक फेयर टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज कराते रहते हैं, ताकि हमारी बुक्स का जो संकलन है वो भी आगे बढ़ सके और नई नई सारी चीज़ों की जानकारी जो है उपलब्ध हो सके। ये चूँकि जैसे मैंने बताया कि संस्थान अनुसंधान केंद्रित है, यहाँ यूजी के कोर्सेज नहीं चलते, केवल पीजी का कोर्स और अनुसंधान होता है। तो हमारा जो लाइब्रेरी है उसका डोमेन संकुचित भले है लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल है। यहाँ जर्नल्स और पब्लिकेशंस जो हैं वो वही आते हैं जो यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा अप्रूव किए हों और संस्थान की अकादमिक गतिविधियों को बढ़ाने में आगे सहयोग अपना दे सकें। आप हमारे साथ बीबी मिश्रा जी हैं जो लाइब्रेरी इंचार्ज हैं। नमस्कार मिश्रा जी, ये आपको लाइब्रेरी से अवगत कराएंगे। क्या कुछ खजाना आपने छुपा रखा है अपने इस पुस्तकालय में, कुछ हमारे दर्शकों से साझा करें। हमारा पुस्तकालय बहुत अच्छा पुस्तकालय है जी, और इसमें 50,000 के लगभग किताबें हैं। अच्छा, हाँ, और अभी तक हम 150 जर्नल्स नेशनल और इंटरनेशनल लेते रहे, लेकिन ONUS पर आने से वो लगभग 30 पब्लिशर्स हैं जी, जो उसको ले लेते हैं, मतलब उसमें से हमें ऑनलाइन मिल जाता है। अच्छा, अब इस समय हमारे पास 50 के लगभग जर्नल्स अभी भी हम सब्सक्राइब करते हैं। किताबों में सोशल साइंस की जो अच्छी से अच्छी किताबें जी, जी, आपको जो दिल्ली विश्वविद्यालय में भी नहीं मिलेंगी, वो यहाँ वो हमारे यहाँ मिलेंगे। जैसा कहा मिश्रा जी ने कि देश के अगर सबसे अच्छे नहीं तो कुछ गिने चुने पुस्तकालयों में से एक हो सकता है गोविंद बल्लभ पंत संस्थान का ये पुस्तकालय, जहां हम इस समय खड़े हैं।
और यहाँ पे विशेष रूप से ये आप देखो 50,000 किताबों का संकलन यहाँ है। और जाहिर है चूंकि ये संस्थान सामाजिक विज्ञान से संबंधित है तो सभी कुछ उसी से संदर्भित सामग्री उसमें समाहित होगी। संबंधित सभी तो इतना बड़ा खजाना यहाँ सामाजिक विज्ञान से संबंधित इस संस्थान के पास मौजूद है। अगर आपकी रुचि है कुछ सामाजिक विज्ञान की तरफ या आप अध्ययनरत हैं, हाँ अंडर ग्रेजुएट्स के लिए ये संस्थान नहीं है विशेष रूप से, तो आप लाभ तब उठा सकते हैं जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन या रिसर्च के दौर में हों। लेकिन बहुत अच्छा लगा मिश्रा जी ये जानकारी अपने दर्शकों तक साझा करके आपके जरिए। ये सब हमारे वो कर्मयोगी हैं जो गोविंद वल्लभ पंत संस्थान की लाइब्रेरी को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, सहेज रहे हैं और यहाँ पुस्तकों का संरक्षण कर रहे हैं ताकि वो सारी सामग्री जो इनमें समाई है वो हमारी अगली पीढ़ी तक सुरक्षित रूप से पहुंच सके। आप सभी बधाई के पात्र हैं। आप सबका कार्य प्रणम्य है, स्तुत्य है।